नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। संसद का शीतकालीन सत्र आज समाप्त हो गया और आज भी संसद के शीतकालीन सत्र हंगामे के साथ खत्म हुआ। अनिश्चितकाल के लिए फिलहाल जो है वो संसद की जो कार्रवाई है उसको फिलहाल जो स्थगित कर दिया गया। कुल मिलाकर देखें तो ये सदन जब शुरू हुआ था, ये सत्र जब शुरू हुआ था तो अडानी के मुद्दे पर हंगामे के साथ शुरू हुआ और अंबेडकर के मुद्दे पर हंगामे के साथ खत्म हो गया। इस सदन में इस बार सत्र में जो कुछ देखा, जो देश ने देखा, जो दुनिया ने देखा, वो वाकई शर्मनाक है। संसद तो ऐसा लग रहा है कि जैसे संसद को जंतर मंतर बना दिया गया। हर आदमी प्ले कार्ड लेके रोज नए प्ले कार्ड, रोज नए मुद्दों पर हंगामा, रोज नए मुद्दों पर जिंदाबाद मुर्दाबाद। ऐसा लग रहा है कि जंतर मंतर को उठा के संसद में ले आए। और कल जिस तरह से सांसदों के साथ धक्का मुक्की हुई, 2 सांसद जो हॉस्पिटलाइज हुए, राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर हुई, उन सब को लेकर के मुझे लगता है देश शर्मिंदा है। लेकिन आज जब संसद की कार्रवाई शुरू हुई, आज एक बार फिर से राहुल गांधी के साथ साथ कांग्रेस ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अपमान का मुद्दा उठाया। अमित शाह की एक वीडियो क्लिपिंग के आधार पर कांग्रेस और कांग्रेस के तमाम सहयोगी लगातार अब भी यह कोशिश कर रहे हैं कि अंबेडकर के नाम पर बीजेपी को, सरकार को घेरा जाए। उधर बीजेपी भी लगातार हमलावर है। एक एक इतिहास से तथ्य निकाले जा रहे हैं, एक एक किताब खंगाली जा रही है, एक एक फैक्ट्स जनता के बीच लाए जा रहे हैं। और कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं कि कांग्रेस क्या दरअसल अंबेडकर को लेकर इतना ज्यादा अंबेडकर को लेकर पैशनेट है भी कि नहीं। क्योंकि सवाल यह उठ रहा है कि कांग्रेस ने इतिहास में, और कांग्रेस के एक नेता नहीं, कांग्रेस के कई नेताओं ने लगातार पंडित नेहरू से लेकर के राजीव गांधी तक, या फिर उसके बाद मनमोहन सिंह की सरकार तक, जिस तरह से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विरासत का अपमान किया, क्या उसके बाद कांग्रेस इस तरह का दावा करने का दम भी रखती है, या फिर कांग्रेस का सिर्फ दम्भ है ये, या कांग्रेस दरअसल चेहरा बदलती है, नकाब पहनती है। आज अंबेडकर जी के नाम का नकाब पहन लिया क्योंकि शायद कांग्रेस को इस वक्त लगता है कि जाति के आधार पर कुछ राजनीति की जाएगी, जाति के आधार पर अगर लोगों को बांटा जाएगा तो शायद वहां से विनिंग फॉर्मूला निकले। लेकिन जैसा मैंने कहा कि अब लड़ाई हुई है तो दोनों तरफ से जंग है, चल रही है। बीजेपी ने आज एक और पंडित जवाहरलाल नेहरू की चिट्ठी जो है पब्लिक डोमेन में ला दी, और इस चिट्ठी में पंडित जवाहरलाल नेहरू वो बाकायदा अंबेडकर जी को ट्रेटर कह रहे हैं, गद्दार कह रहे हैं। मैंने आपको दो टूक के 2 दिन पहले के अंक में भी मैंने आपको एक किताब का हवाला देकर बताया था कि खुद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा कि कांग्रेसी मुझे गद्दार कहते हैं। तब उस पर कई लोगों ने उंगलियां उठाई थी, लेकिन आज इस बात की पुष्टि हो गई कि वास्तव में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के साथ इतिहास में कितना बड़ा जो है उनके साथ जो है उनका सम्मान भी नहीं किया गया, और उनके साथ कितना बड़ा छलावा किया गया। अब जबकि इन चीजों पर बहस हो रही है तो मुझे लगता है कि देश को यह जानने का हक है कि ये जो विरासत की सियासत हो रही है ये कहां तक जाएगी, और ये विरासत की सियासत हो क्यों रही है। क्या कांग्रेस देश के तमाम महापुरुषों का अपमान करने पर तुली हुई है? एक नेहरू गांधी परिवार के अलावा क्या कांग्रेस को देश के तमाम महापुरुषों से कोई चिढ़ है, कोई एलर्जी है? क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ऐसे अकेले नाम नहीं, ऐसे कई नाम है, दर्जनों नाम है। वीर सावरकर को आज जिस तरह से उनके नाम का लेकर उनका अपमान किया जा रहा है, ये सब वास्तव में बहुत शर्मनाक कृत्य हैं। आज दो टूक में इन सब पर चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले आइए हम जरा सुन लेते हैं कि किस तरह से आज भी इस मुद्दे को जीवित रखने के लिए लगातार बयानबाजी चलती रही। सुनिए जरा। हमारा संविधान अंबेडकर जी की देन है और इस देश की जनता की देन है और हमारी आज़ादी की लड़ाई की देन है, और उनका इस तरह से अपमान हिंदुस्तान नहीं सहेगा। एक तरफ पूरी उनकी पार्टी पिछले 60 वर्षों से अपमान करती रही बाबा साहब का। आपने देखा नेहरू के मंत्रिमंडल से किसने इस्तीफा दिया, मजबूर होकर के उनको बाध्य होकर के इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि दलितों की उपेक्षा नेहरू कर रहे थे। फिर उनका चुनाव में विरोध किया कांग्रेस पार्टी ने, नेहरू किया, भारत रत्न नहीं दिया। और दूसरी तरफ आज इस लोकतंत्र पे भी प्रहार हो रहा, आदिवासी बेटी के साथ अपमान हुआ है। हम निश्चित तौर से वो माफ़ी मांगें
और उन्हें तो नैतिकता हो तो इस्तीफा देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत सोचा समझा मॉडल है कि वो पहले अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करते हैं, गैर कानूनी काम करते हैं, और अगर आप उसमें विरोध करने आते हैं तो प्रशासन से, शासन से आपके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। जिस तरह का भाव राज्यसभा में था वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का अपमान है। पूना पैक्ट जब हुआ था गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में, उसमें भी नेहरू ने विरोध किया था। और आपको जानकारी दे दूं कि 15 दिन तक महात्मा गांधी ने जो है वो विरोध किया था, अनशन किया था यरवदा जेल में। 1934 का वो पूना पैक्ट है। उसी साल जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाने की स्थापना करने की बात अंबेडकर कर रहे थे, उस वक्त भी नेहरू ने विरोध किया था। तो नेहरू जी जो है वो अंबेडकर के घोर विरोधी थे, कांग्रेस उनकी घोर विरोधी थी। वो सारे तथ्य अब सामने आएंगे। ये भाजपा की फासिस्टवादी सोच है। अंबेडकर जी का अपमान हम नहीं सहेंगे। इसके लिए हम लड़ते रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे, चाहे जेल भेजो चाहे लाठी चलाओ। डॉक्टर अंबेडकर के बारे में कांग्रेस पार्टी का सर्टिफिकेट हमें जरूरत नहीं है। कांग्रेस पार्टी जिंदगी भर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जिंदगी भर कदम कदम पर अपमान किया है, कदम कदम पर उनको हर इलेक्शन में हरा है। राहुल गांधी से कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूँ, जिंदगी भर अपमान किया आप लोग, देहांत होने के बाद उनको नेग्लेक्ट किया आप लोग। आप लोगों को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में बात करने का कोई अधिकार नहीं है। रोज अंबेडकर जी का नाम सुनकर उनके बारे में प्रत्येक पार्टी जब उनकी सराहना करती है, उनको धन्यवाद करती है कि आपने संविधान बनाया, उससे चिढ़कर जो भावना भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की है वह सामने उद्वेलित हुई और उन्होंने ये सब बातें की। सारी कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को अपमानित किया गया। अब राहुल गांधी अपनी तुलना अंबेडकर से कर रहे हैं। नहीं, इससे बड़ा हास्यास्पद क्या हो सकता है? ये बचपना है। तो फिर ये आपने तमाम नेताओं को सुना और इसी पर आज चर्चा करेंगे। जारी है घमासान, किसने किया भीमराव अंबेडकर का अपमान और विरासत पर ये सियासत क्यों, इसी पर आज चर्चा करेंगे। आज मेरे साथ 4 मेहमान आज की डिबेट में जुड़ चुके हैं। ये चारों मेहमानों का परिचय करवा दूं। मेरे साथ स्टूडियो में शहजाद पूनावाला जुड़ चुके हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं शहजाद पूनावाला जी। अशोक यादव जी जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। विजय कौशिक जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के नेता हैं। और मेरे साथ निखिल जैन जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक, कांग्रेस पार्टी के समर्थक हैं। शुरुआत मैं शहजाद जी आपसे कर रहा हूँ। ये सब पुरानी चिट्ठियाँ निकाल के, क्योंकि आज ही बीजेपी की तमाम हैंडल से अमृत कौर को लिखी चिट्ठी 26 जनवरी 1946 को जो नेहरू जी ने चिट्ठी लिखी, ये वो चिट्ठी है जिसमें आप निकाल कर ये कह रहे हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को नेहरू जी ने कांग्रेस की तरफ से उनको गद्दार कहा गया। मुझे लगता है ये सब इतिहास में से ये सब चीज़ें निकाल के रखने का आज क्या औचित्य है, क्यों? देखिए, ये तो इसलिए है क्योंकि जो लोग आज मुखौटा पहनकर आए हैं कि हम अंबेडकर जी के सबसे बड़े हितैषी है या अंबेडकर जी की बातों पर चलते हैं, सबसे ज़्यादा अंबेडकर जी का विरोध तब भी और आज भी वही कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ, चलिए वर्तमान में आ जाते हैं। भारत में संविधान 75 वर्ष से लागू है। एक ही जगह जहाँ पर 75 वर्ष से लागू नहीं है, कौन सी जगह? जम्मू कश्मीर। वहाँ पर क्या था? दूसरा संविधान था। आज 5 वर्ष पहले जब 2019 में हमने 370 हटाया, तब तो वहाँ पर बाबा साहब आम्बेडकर जी का संविधान लागू हुआ, तब तो वहाँ पर वाल्मीकि समाज को आरक्षण मिला। उसका विरोध किसने किया? पूरी इंडिया अलायंस ने। अच्छा, आज मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी जो इतना दावा करती है, 1951 में एक नहीं 2 बार चुनाव उन्होंने हराया और कहते हैं आरएसएस आम्बेडकर जी की विरोधी थी, तो भंडारा चुनाव में उनका इलेक्शन एजेंट कौन था? दत्तोपंत ठेंगड़ी, जो कि आरएसएस के प्रचारक थे। दूसरी बात, 1951 में उन्होंने कैबिनेट जब छोड़ा, तो कैबिनेट छोड़ा क्यों? क्योंकि तुष्टीकरण जो कर रहे थे नेहरू जी की, उसके खिलाफ उन्होंने बोला और उन्होंने बोला कि मैं बात रखना चाहता हूं पार्लियामेंट में, तो पार्लियामेंट में बात नहीं रखने दी, उनकी स्पीच को सेंसर किया गया। फिर 1956 में जब वो चल बसे और नहीं रहे हमारे बीच में, तो उसके बाद कितने वर्षों के बाद भारत रत्न दिया गया। किसने दिया भारत रत्न? एक नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट, वीपी सिंह की गवर्नमेंट, जो बीजेपी समर्थित थी। 1956 में नेहरू जी ने उनके शव को यहाँ पर आने भी नहीं दिया, ना उनको मेमोरियल मिलने दिया, तो उनको मुंबई में जो है उनका मेमोरियल बना, दादर में उनका क्रिमेशन हुआ। ये फैक्ट हिस्टोरिकल फैक्ट है। मैं तो पूछता हूँ कि छोड़ दीजिए इस बात को भी, सिर्फ इतना बता दीजिए कि जो 5 पवित्र स्थल है बाबा साहब आम्बेडकर जी की जिंदगी से जुड़े हुए, जिसे हम पंचतीर्थ कहते हैं,
जो उनका जन्मभूमि है, दीक्षा भूमि है, चैत्य भूमि है या शिक्षा भूमि है, तो कौन सा उन्होंने कांग्रेस पार्टी ने डेवलप किया? निखिल जैन जी एक बार बता दे। और उसके अलावा जो आज भी मैं बताना चाहता हूं कि कांग्रेस ने किस प्रकार से, कांग्रेस ने तो कहा ही, परंतु लेफ्ट ने भी एक रेजोल्यूशन पारित किया था 1952 में और कहा था कि अंबेडकर जी एक सेपरेटिस्ट और प्रो इंपीरियलिस्ट लीडर है और अपॉर्चुनिस्ट है। एससीएफ को भंग कर देना चाहिए, अलग कर देना चाहिए। उन्होंने कहा था नंबूद्रीपाद ने कि मैं बाबा साहेब आंबेडकर जी के संविधान को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी के विषय में आंबेडकर जी ने कहा था कि यहां पर एससी की कोई कदर नहीं होती और कांग्रेस ज्वाइन करना सुसाइडल है। तो आज मैं कह रहा हूं, चाहे इतिहास देख लो या वर्तमान देख लो, ये आंबेडकर विरोधी, दलित विरोधी, संविधान विरोधी लोग हैं। और आखिरी बात, बाकी सब छोड़ दीजिए, पूरी लड़ाई तो दलित ट्राइबल के सम्मान के लिए ना। एक ट्राइबल महिला हमारी सांसद कहती है कि राहुल गांधी मेरे इतने निकट आए और उन्होंने मुझे अनकंफर्टेबल महसूस कराया। तो जया बच्चन, अशोक यादव जी पीडीए की बात करते हैं ना, करहल में दलित बेटी मारी गई, उसके ऊपर तो एक आंसू नहीं बहा इनका, पर जया बच्चन कहती है कि ये महिला सांसद झूठ बोल रही है, फेक पट्टी है, फेक ड्रामा है, इनको मुझसे बड़ा अवार्ड मिलना चाहिए एक्टिंग। एक महिला के विषय में, आदिवासी महिला के विषय में मैं निखिल जैन से पूछना चाहता हूं, क्या एक आदिवासी महिला सांसद इस विषय में झूठ बोलेंगी क्या? ओके, ये जो आपने कहा, मैंने आज जया भादुड़ी, जो जया बच्चन है, जया अमिताभ बच्चन, क्योंकि उनको जया अमिताभ बच्चन नहीं, उसके लिए तो उनको बड़ा बुरा लगा। हाँ एग्जैक्टली, मैं वही कह रहा हूँ। तब तो उनको वुमेन एम्पावरमेंट की ध्यान आ रही थी कि उनको उनके पति का नाम जया अमिताभ बच्चन, जो उन्होंने खुद डॉक्यूमेंट में लिख के दिया था, सरकारी दस्तावेजों में लिख कर दिया था, उस नाम से पुकारे जाने पर उनको इतना एतराज होता है। लेकिन एक महिला सांसद जब अपनी शिकायत करती है तो उनको लगता है वो एक्टिंग कर रही है और एक्टिंग का अवार्ड मिलना चाहिए। मुझे लगता है शर्मनाक है। अशोक यादव जी, जया अमिताभ बच्चन के इस बयान के बचाव में कुछ कहना चाहेंगे? ये एक्टिंग थी जो एक महिला सांसद ने की। देखिए अशोक जी, पूरी भारतीय जनता पार्टी में बिल्कुल नाटक मंडली चल रही है। जैसे वो जो है नाटक मंडली के मुखिया माननीय मोदी जी हैं, जो अब मुझे लगता है विश्व के सबसे बड़े अभिनेता हैं वो, और उन्हीं से सीख रहे हैं ये लोग। जो दो ठो चोटिल सांसद हैं, ये लोग भी उन्हीं से सीख करके कभी यहाँ पट्टी बन जाती है, कभी यहाँ पट्टी बन जाती है, कभी पूरे सर में पट्टी बन जाती है, कभी आईसीयू में बैठ के फोन पे बात करते हैं। वो जो संसद भवन में, वो जो संसद, एक मिनट, वो जो नहीं, एक मिनट अशोक यादव, अशोक जी, एक मिनट, पट्टी तो बाद में बंदी होगी ना। आप ये कह रहे हैं कि वहां पे जो उनको खून निकला, वो खून जो है वहां पे किसी ने सॉस की बोतल लाके, कोई फिल्म की शूटिंग हो रही थी, कोई टोमेटो सॉस की बोतल लाके डाल दिया, वो खून नहीं था। आप ये कहना चाह रहे हैं? मैं नहीं करना चाहता हूं, मैं सिर्फ यही करना चाहता हूं। नहीं तो चोट नहीं लगी, वो उनको हॉस्पिटलाइज नहीं किया गया, उनके यहां से खून निकलते हुए देश ने नहीं देखा क्या? सड़कों पर, वो संसद में गलियारे में जो है उनके खून के छींटे नहीं दिखे? आप लोग कितनी आसानी से कह देते हैं किसी को खून के, किसी को आप मार दो, उसके खून के छींटे और आप कहोगे एक्टिंग और कर रही है। अशोक जी सुन लीजिए, अब वो सीसीटीवी फुटेज जारी करें कि किसने धक्का दिया कि उनको यहाँ ना, मैं फिर छोड़ दीजिए ना धक्का मुक्की भाई। मैं तो ये कह रहा हूं, मैं इस पर नहीं जा रहा, मैं कह रहा हूं कि ठीक है सीसीटीवी फुटेज तो अब पुलिस में वो हुआ है, एफआईआर हुई है, सीसीटीवी फुटेज पुलिस देखेगी, वो सब चीजें होंगी और जांच में हो सकता है क्या निकलेगा, मैं नहीं प्रिडिक्ट कर रहा हूं। मैं तो सीधा सीधा ये कह रहा हूं, वो जया बच्चन जो है खुद एक्टिंग करते करते उनको सब में एक्टर नजर आने लगता है। ये कितना शर्मनाक है। एक महिला सांसद अगर एक महिला सांसद क्या ये भी नहीं कह सकती उसको, वो अनकंफर्टेबल फील कर रही है, अगर कोई पुरुष आकर उसके सामने आकर चढ़ाई करता है और उसके सामने ऐसे खड़ा हो जाएगा तो क्या उस महिला को इतना अधिकार नहीं है ये कह सके कि भाई मैं अनकंफर्टेबल फील कर रही हूं? आप उसको नाटक कहेंगे? अमिताभ जी देखिए, सॉरी अशोक जी देखिए, जिस तरह से आपने जो सीसीटीवी की बात को कहा, सीसीटीवी फुटेज आएगा तभी पता चलेगा कि राहुल गांधी जी के धक्का देने से लगा है या उन्होंने अपना सर दीवार में मारा है। वो तो सीसीटीवी फुटेज के बाद में पता चलेगा। सीसीटीवी फुटेज के बाद में पता चलेगा कि कैसे हुआ है। चलो आपने तो कैसे हुआ है। आपने जया बच्चन जी की बात की, आपने जया बच्चन जी की बात की। मैं उस सवाल का अगर जवाब देना चाहूं तो सीधा सीधा यह है कि वो जया बच्चन जी महिला हैं और वो बहुत अच्छी तरह से जानती हैं कि किस तरह से फेशियल एक्सप्रेशन किस तरह से दिया जाता है नाटक का और किस तरह से रियल फेशियल एक्सप्रेशन होता है। क्या अभी भी जया अमिताभ बच्चन क्या अभी भी वहां पर संसद में एक्टिंग करने जाती है? कभी वो सभापति के हाव भाव पढ़ती हैं, कभी वो कहीं महिला सांसद के हाव भाव पढ़ती हैं। क्या मतलब वो वहां पर एक्टिंग क्लास चला रही है जया भादुड़ी? क्या मतलब शर्म नहीं आती है जया भादुड़ी को इस उम्र में? मुझे लगता है इस उम्र में क्या वो एक्टिंग क्लास चला रही है संसद के अंदर?
वो एक्टिंग क्लास करने अशोक आती है जी, क्या? देखिए, एक महिला होने के शहजाद जी नाते, रिस्पॉन्ड कीजिए। वो कह रहे हैं सर, वो कह रहे हैं कि सर उन्होंने, वो कह रहे हैं कि ये भी हो सकता है कि उन्होंने सर फोड़ लिया अपना खुद का। देखिए उस महिला सांसद के हाव भाव को अरे सर, मुझे लगता है जया अमिताभ बच्चन को, मुझे लगता है शर्म आनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए उनके लिए। उनका बचाव आप कर रहे हैं, लेकिन मैं तो ये कह रहा हूं, वो एक्टिंग, उन्होंने एक्टिंग की क्लास खोल दी है क्या? वहां पर एक्टिंग क्लास चला रही है। मोदी जी, अशोक जी, रुकिए एक मिनट, रुकिए शहजाद रिस्पॉन्ड कीजिए। सर वो तो एक्टिंग छोड़ दीजिए ना, अब आप, अरे एक्टिंग कौन करता है कौन नहीं करता, सुनिए ना, एक मिनट रुकिए। एक्टिंग कौन करता है कौन नहीं करता उसमें मत जाइए। एक्टर तो आप लोग भी बहुत अच्छे हैं, वो सब छोड़ दीजिए, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। लेकिन मुझे लगता है एक महिला अगर कोई शिकायत दे रही है तो ये आप आज जो कह रहे हैं, जिस तरह से बचाव कर रहे हैं जया अमिताभ बच्चन का, मुझे लगता है ये आने वाले दिनों में बहुत एक गलत आप वो डाल रहे हैं, जिसके कारण आप लोग भी कल को फंसेंगे। कल को आपके यहां से किसी महिला के साथ कुछ होगा तो लोग इस तरह से सवाल उठाएंगे कि क्या जया अमिताभ बच्चन ने उनको एक्टिंग सिखाई है क्या? शहजाद जी रिस्पॉन्ड कीजिए। देखिए, मैं तो थोड़ा स्तब्ध हूं कि इस प्रकार की बात किसी भी महिला को लेकर की जा सकती है। मुझे याद आ रहा है जब पहलवान बेटियों ने आरोप लगाया तो कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं था, पर हमने कभी भी पहलवान बेटियों के वर्जन को, और उन्होंने कांग्रेस से चुनाव भी लड़ा, पर हमने कभी क्वेश्चन नहीं किया। पर एक आदिवासी समाज की बेटी जब आरोप लगाती है तो आदिवासी बेटी को समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव जी की पार्टी बोल रही है तू वीडियो क्लिप दिखा तब मैं तुम्हारी बात मानूंगा। अरे नवाब यादव का तो डीएनए टेस्ट आ गया ना भाई साहब, तो आपने माना क्या? गायत्री प्रजापति तो कन्विक्ट हो गए ना भाई साहब, माना क्या? आजम खान ने तो सरेआम रमा देवी जी को क्या नहीं बोला पार्लियामेंट में, आपने माना क्या? बॉयज विल बी बॉयज तो वीडियो पे बोला था ना मुलायम जी ने, माना क्या? और आरजीकर विक्टिम तो मारी गई ना, आपने माना क्या? स्वाति मालीवाल का सीसीटीवी फुटेज आया ना, माना क्या? मतलब महिला उत्पीड़न पर किस प्रकार का दोहरा रवैया है। देखिए दूसरी बात, इन्होंने कहा कि सीसीटीवी फुटेज बताओ, सीसीटीवी फुटेज बताओ। अब मैं आपको बताता हूं कितना झूठ कांग्रेस बोलती है। यह है प्रियंका जी का एक बयान। मेरी आंखों के सामने आप सबने देखा होगा, खड़गे जी को धक्का मार के जमीन पे गिराया। उसके बाद एक सीपीएम, इन्होंने कहा खड़गे जी को धक्का मारकर कल जमीन पर गिराया गया। खड़गे जी से जब पूछा गया तो खड़गे जी ने प्रेस वार्ता में, वो तो भले इंसान है वैसे तो, कांग्रेस के दबाव में रहते पर भले हैं, उन्होंने कहा कि मेरा बड़ा बैलेंस बिगड़ रहा था तो मैं खुद बैठ गया। अब मैं पूछना चाहता हूं अशोक यादव जी, आप बता दीजिए कि धक्का मारने का खड़गे जी को कहां फुटेज है? पर हाँ, राहुल गांधी ने जिस प्रकार का बर्ताव किया, जब निशिकांत दुबे ने कन्फ्रंट किया और कहा राहुल से कि ये क्या करते हो तुमने एक बुजुर्ग व्यक्ति को धक्का मारा, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये 69-70 ईयर ओल्ड व्यक्ति ने मुझे धक्का मार दिया। अब बताइए कि ये बात मानी जा सकती है? और जब एक सेपरेट कॉर्डन था तो फिर भी राहुल गांधी क्यों वहां पर घुसे जहां पर वहां पर प्रदर्शन चल रहा था? 7 दिन आपने प्रदर्शन किया, ऐसी कोई घटना बीजेपी की तरफ से नहीं हुई, पर एक दिन बीजेपी ने प्रदर्शन किया तो किस प्रकार से हिंसा की गई? तो इसी से साबित हो जाता है कि राहुल गांधी सड़क छाप गुंडे की तरह बिहेव कर रहे थे, और फिर उन्होंने एक महिला के साथ जो बर्ताव किया। वैसे मुझे लगता है जया अमिताभ बच्चन जो है, मुझे लगता है वो इस वक्त मुलायम सिंह जी की सच्ची उत्तराधिकारी है। समाजवादी पार्टी को ये मानना चाहिए, क्योंकि ये मुलायम सिंह यादव ने कहा था बलात्कार होने पर कि लड़कों से गलती हो जाती है। तो जब आप बलात्कार को, जब आप गलती लगता है कि लड़कों से गलती हो जाती है, तो मुझे लगता है जया अमिताभ बच्चन मुलायम सिंह जी के फुट स्टेप्स पर चल रही हैं, और इसीलिए उन्होंने इस तरह का बयान दिया महिला सांसद को लेकर। बड़ा शर्मनाक है। लेकिन मैं निखिल जैन आपके पास आऊँ, मैं फिर इस विषय पर, क्योंकि मेरा आज का जो विषय है संसद में जो कुछ हो रहा है वो सब पे तो डिबेट चल ही रही है, लेकिन ये जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर जो विरासत पर सियासत हो रही है, आज ये चिट्ठी तो आ गई सामने, और आप मेरे साथ नहीं थे लेकिन कांग्रेस के दूसरे प्रवक्ता थे, और मैं ये चिट्ठी मैंने जब पढ़ के सुनाई तो सबने जब कहा कि नहीं, मैंने किताब को कोट करते हुए कहा, और मैं फिर एक बार दोबारा बताना चाहूँगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने खुद जो है ये मुंबई में 29 जनवरी 1932 को ये कहा था कि कांग्रेसी मुझे देशद्रोही कहते हैं। तब किसी ने नहीं माना कि हाँ ये मैं जबकि कोट कर रहा हूँ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को, और आज नेहरू जी की चिट्ठी सामने है जिसमें नेहरू जी जो है इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मतलब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को खुद कहते हैं कि भाई मुझे कांग्रेसी गद्दार कहते हैं, और आज आप लोग जो हैं उनकी विरासत का ढोल लेकर घूम रहे हैं। अशोक जी, क्या मैं बोल सकता हूँ? शहजाद ने जब बोला था तो कोई इंटरजेक्शन नहीं थी। आई होप शहजाद भी मुझे इंटरजेक्ट नहीं करेंगे जब मैं बोल रहा हूँ। तो मुद्दे पे रहते हुए पहले मैं अंबेडकर जी वाली चीजों को ही रिस्पॉन्ड करूंगा, उसके बाद जो महिला आरक्षण और विमेन एम्पावरमेंट की बात आज जो बीजेपी कर रही है, मेरा वो विषय नहीं है, क्योंकि कल संसद में मैं चाहूंगा कि ये जो सियासत पे विरासत है उस पर रहेंगे, स्टिक रहेंगे, तो मुझे लगता है ज्यादा बढ़िया।
अशोक जी, आपने ऑपोजिशन पे तंज कसना था तो इतनी देर हमने 10 मिनट उस पर बात कर ली। जब अब ऑपोजिशन उसका जवाब देना चाहे तो आप बात करने नहीं देंगे, आप ब्रजभूषण सिंह का नाम नहीं लेने देंगे, आप ये नहीं करेक्ट करेंगे कि स्वाति मालीवाल की कोई ऐसी वीडियो नहीं आई जहां पर स्वाति मालीवाल असॉल्ट हो रही थी, बल्कि उल्टा आया था कि जहां पर वो लोगों पे चिल्ला रही तो थी। मतलब आप हर जगह सीसीटीवी फुटेज चाहते हैं ना, तो शहजाद जी ने ठीक कहा, लाइए महिला पहलवानों का सीसीटीवी फुटेज लाइए, है आपके पास कोई? नहीं अशोक जी, ये तो शहजाद ने भी नहीं कहा। उन्होंने कहा हमने शहजाद पूना, सुनिए ना एक मिनट, शहजाद पूनावाला कह रहे हैं हमने कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं मांगा। आप लोग अगर हर चीज का सीसीटीवी फुटेज मांगते हैं, पॉलिटिकल नहीं बोला गया था उन प्रोटेस्ट को? क्या पॉलिटिकली मोटिवेटेड नहीं बोला गया था? क्या बीजेपी के नेताओं ने बोला था किसी ने सीसीटीवी फुटेज मांगी थी क्या? किसी ने? सुनिए मेरी बात सुनिए, एक मिनट मेरी बात सुनिए। मैं आपको महिलाओं वाले मुद्दे पर मैं आ जाऊंगा, लेकिन मैं पहले अभी नहीं आऊंगा। मैं अशोक यादव जी ने रिस्पॉन्ड कर दिया। जब उन्होंने कहा महिला सांसद जो है वो नाटक कर रही हैं, उस पर रिस्पॉन्ड करा है उन्होंने। अब आप दोबारा रिस्पॉन्ड में अभी नहीं, आपको होगा तो मैं सुनिए, मैं आपको बाद में, मुझे इस मुद्दे पर डिबेट करने में कोई एतराज नहीं है, लेकिन पहले मुझे यह तय होना चाहिए कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को गद्दार कौन कहता था। इस पर चर्चा कर लीजिए, फिर महिलाओं पर भी चर्चा कर लेंगे। बोलिए। बिल्कुल अंबेडकर जी के मैं कुछ कथन बता देता हूं जवाहरलाल नेहरू के लिए जो उन्होंने कहे हैं। पंडित नेहरू इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट चैंपियंस ऑफ डेमोक्रेसी, और इसके सारे सोर्सेज और साइटेशंस मैं अपने ट्विटर पे अपलोड कर दूंगा, शहजाद को भी दे दूंगा। अभी बोले तो मैं अभी बताता चलता हूं, टाइम ज्यादा लगेगा बस। ये कलेक्टेड वर्क्स ऑफ अंबेडकर में से था। On Nehru's vision for a modern India, he says the Prime Minister's vision of a modern India free from the chains of communism and casteism resonates deeply with my own aspirations for this nation। कि जवाहरलाल नेहरू का इस देश के लिए विजन और मेरा विजन एक जैसे हैं। डिस्पाइट अंबेडकर ने जब रिजाइन करा अपनी क्या कहते हैं लॉ मिनिस्टर की पोस्ट से, जो अंतरिम सरकार में उन्हें लॉ मिनिस्टर बनाया गया, जब कांग्रेस की पूर्ण 2/3 से ऊपर बहुमत थी, तब उन्होंने रिजाइन करते हुए क्या बोला? I am thankful to the Prime Minister for standing firm on the principles of equality and reform, even in the face of immense opposition। क्यों अंबेडकर ने रिजाइन करा था? क्योंकि वो एक हिंदू कोड बिल लाना चाहते थे जहां पर वो औरतों को समान अधिकार देना चाहते थे। अंबेडकर जी का इस्तीफा कितने पन्ने का था? आपने दो लाइन पढ़ दी, तो 2 लाइन मैं भी पढ़ देता हूं। बताइए कितने पन्ने का उनका इस्तीफा था? पन्ने नहीं गिन रहा मैं, उसमें स्टेटमेंट आपने सेलेक्ट किया। सवाल है। अरे सवाल है ना, सवाल है। अंबेडकर सुनिए अंबेडकर जी ने आपको जो सूट करा आपने वो लाइन बोल दी, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, उसमें वो लाइन भी है, मैं तो उससे इनकार ही नहीं कर रहा, लेकिन आपने पूरी लाइन नहीं बताई ना। उन्होंने मंत्रिमंडल से जब इस्तीफा दिया था, उन्होंने कहा कि दलितों के ऊपर इतना अत्याचार हो रहा है और मैं जब जाता हूं तो उसकी सुनवाई नहीं होती। उन्होंने कहा पुलिस जो है दलितों के केस दर्ज नहीं करती, मेरे पास दलित आते हैं रोते हैं, उनके केस दर्ज नहीं करती है सरकार। और उन्होंने यह भी कहा कि मुझे कानून मंत्रालय जो दिया गया था मैं संतुष्ट नहीं था, क्योंकि मेरी प्रतिभा के अनुरूप कानून मंत्रालय नहीं था। उन्होंने कहा कि मुझे नेहरू जी, सुनिए, उन्होंने कहा मुझे नेहरू जी ने आश्वासन, एक मिनट, उन्होंने कहा स्टेटमेंट पढ़ेंगे, आप एग्जैक्ट स्टेटमेंट पढ़ेंगे जो आप क्लेम कर रहे हैं, उसकी आप एग्जैक्ट स्टेटमेंट पढ़ेंगे। मैं आपको एग्जैक्ट स्टेटमेंट बता दूं एग्जैक्ट स्टेटमेंट। एक मिनट रुकिए। अच्छा सुनिए ना, अभी एग्जैक्ट स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं, बताइएगा। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा मुझे कांग्रेसियों के द्वारा देशद्रोही कहा जाता है क्योंकि मैंने गांधी जी का विरोध किया। यह आरोप आधारहीन, झूठा और देशयुक्त है। अच्छा ये नहीं कहा है, ये चिट्ठी पंडित नेहरू की नहीं है, ये चिट्ठी पंडित नेहरू की नहीं है। अब ये भी नहीं मानेंगे आप, सुनिए। ओके अब ये भी नहीं मानेंगे। मैं आपको एक आरटीआई का जवाब दे देता हूं। 2012 यूपीए की सरकार थी, ठीक है। 2000 सुनिए, अब मैं एक और जवाब दे रहा हूं, आरटीआई का जवाब। यूपीए सरकार की आरटीआई 2012 में आरटीआई लगी और उस आरटीआई के अंदर यह पूछा गया भाई कितने इंस्टॉलेशन, कितनी जो इंस्टीट्यूशन जो है किन किन के नाम पर। उस आरटीआई का जवाब आता है 58 इंस्टीट्यूशन जो है वो। क्यों बदलना पड़ रहा है? सुनिए ना, अब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के साथ क्या तमाशा आप लोग करते हैं, सुनना चाहिए ना। अरे भाई बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के साथ क्या तमाशा करते हैं, सुनिए। ये 2012 की आरटीआई है, मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग। एक मिनट, मुझे आरटीआई जनता को बतानी है, ये जनता को सुनने का, जानने का हक है। मुझे जनता को जानने का हक है। एक मिनट रुकिए, मैं आपकी बात पर आ रहा हूं क्योंकि आपने सेलेक्टिव पढ़ा। मैं आपको आरटीआई बता देता हूं आप लोग क्या करते थे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के साथ। अंबेडकर जी ने जो आरटीआई लगा उसमें 58
नए इंस्टीट्यूशन शुरू हुए थे जिन या नए या पुरानों का नामकरण हुआ था, और आरटीआई कहती है उसमें 27 इंस्टीट्यूशन नेहरू गांधी परिवार के नाम थे। सरदार पटेल के नाम एक, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम एक। ये आरटीआई का जवाब है। तो गांधी नेहरू परिवार के आगे कांग्रेस को कुछ नहीं दिखता। लेकिन आज जो है कांग्रेस, एक मिनट जो उनकी बात पूरी हो जाए, नहीं तो फिर मुझ पर वो आरोप लगाएंगे। कोई नहीं। तो मैं तो ये सीधा सीधा जो कह रहा हूं और फिर कह रहा हूं, ये अब आप इसको भी जुटला देंगे जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कह रहे हैं कि मुझे गद्दार कहा, मुझे कांग्रेसी गद्दार कहते हैं, ये भी आप मानने को तैयार नहीं है। तो ठीक है, आप अपने घर में लिखी किताबें मानिए। 1950 की चीजें बताई क्या? उसके बाद बाबा साहेब के विचार भी तो बदले ना, कांग्रेस पार्टी के भी विचार बदले, मतभेद इन सब में रहा है। दो अलग अलग पार्टी थी, बावजूद इसके बाबा साहेब को अंतरिम सरकार में लॉ मिनिस्टर बनाया गया, उससे पहले कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया, और उसके बाद उन्होंने रिजाइन प्राइमरीली इसलिए करा था कि हिंदू कोड बिल जब कांग्रेस ने डाइल्यूट करने की कोशिश करी, उसमें जो कड़े चेंजेस थे जिसमें औरतों को समान अधिकार मिलता इनहेरिटेंस में, जो कांग्रेस सरकार ने 50 साल बाद 2005 में लागू करा, बाबा साहेब चाहते थे कि वो 1955 में या उससे पहले लागू कर दिया जाए, लेकिन कांग्रेस उस टाइम में जनसंघ के दबाव में आके उसे डाइल्यूट कर रही थी। और बाबा साहेब की सबसे बड़ी नाराजगी इससे थी, बाबा साहेब से जब आरएसएस और हिंदू सभा पे उनके विचार पूछे जाते थे तो वो बोलते थे कि मेरे को ऐसे रिएक्शनरी तत्वों के साथ अलायंस करने में, इनके साथ चलने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जब बाबा साहेब का कॉन्स्टिट्यूशन आया तो उसके बाबा साहेब के द्वारा लीड करा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन आया, उससे सबसे पहले आरएसएस की ऑर्गेनाइजर में क्या स्टेटमेंट दी जाती हैं कि इस संविधान में कुछ भारतीय नहीं है, ये बाहर का कॉपी करा हुआ है, ये संविधान हम नहीं मानेंगे। हमारे लिए शहजाद रिस्पॉन्ड कीजिए। शहजाद रिस्पॉन्ड। अब मैं बड़े ईमानदारी से और बड़े क्योंकि मुझे लगता है निखिल जैन के पास अंबेडकर जी का रेजिग्नेशन लेटर खुला हुआ है। ये वैसे 8 पेज का है, 7-8 पेजेस का है, डिपेंडिंग ऑन द फॉन्ट साइज। वो कुंजी से पढ़ रहे होंगे जिसमें जो पसंद की जो 4 लाइन थी। कोई नहीं, मुझे लगता है निखिल जैन राहुल गांधी की कुंजी से नहीं पढ़ेंगे। मैं अभी एक पढ़ के सुनाता हूँ। I will now refer a matter that has made me dissatisfied with the government, मुझे जिसने निराश किया। It relates to, ये संबंध रखता है कि जिस प्रकार से बैकवर्ड क्लासेस और शेड्यूल कास्ट को ट्रीट किया गया। I was very sorry that the constitution did not embody any safeguards for the backward class. Backward class के लिए कुछ नहीं किया गया है। It was left to be done by the executive government. मतलब नेहरू जी की सरकार को कुछ करना था basis of recommendations of the commission appointed by it. 1 साल गुजरने के बाद भी संविधान के अभी तक इस कमीशन पर कुछ कार्रवाई नहीं की गई है। मतलब कि बैकवर्ड क्लास के लिए जिस प्रकार से धोखा देने का काम किया है। दूसरी बात मैं आपको पढ़कर, और मैं झूठ बोल रहा हूँ तो निखिल जी मुझे तभी रोक लेना। मैं झूठ बोल रहा हूँ ना अगर, तो बोल देना कि ये झूठा है, इसमें लेटर में लिखा नहीं है। अब मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। फिर नेहरू जी ने क्या लिखा? आपने तो बोला नेहरू जी के मन में बड़ा सम्मान था अंबेडकर जी के लिए। एडवीना माउंटबैटन को, एडवीना जी को लिखा, ये लेटर वैसे कांग्रेस चाहती नहीं, बाहर है। The socialists combined with Ambedkar's party and thereby lost their repute with the public. Ambedkar has combined with the Hindu communalists. ये उन्होंने कहा, और उन्होंने बोला कि मुझे खुशी है कि अंबेडकर जी ड्रॉप आउट हो गए। तीसरी बात, अंबेडकर जी 1951 अक्टूबर में, मैं कोट कर रहा हूँ उनको, वैसे धनंजय कीर की पेज नंबर 438 बुक में से पेज 438 में, there is no place for scheduled caste in the heart of Congress party and Nehru suffers from Muslim mania and his heart is pitiless to the scheduled caste. ये अंबेडकर जी का कोट है। फिर कांग्रेस ने भी कुछ कम नहीं छोड़ा। कांग्रेस ने 2012 में एक कार्टून निकाला जिसमें कि नेहरू जी ने चाबुक मारते हुए तस्वीर है अंबेडकर जी को। जब कपिल सिब्बल से पूछा गया भाई साहब ये तस्वीर के बारे में, तो बोला योगेंद्र यादव ने बनाया है। और आखिरी बात मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि आप क्योंकि संविधान के इतने बड़े पुरोधा है, इतने बड़े चैंपियन हैं, तो ये मुस्लिम आरक्षण की बात कब की थी संविधान में? यूसीसी की तो वकालत अंबेडकर जी ने की थी। और 370 लागू करना है, ये आपकी सरकार ने रेजोल्यूशन पारित किया है वहां पे जम्मू कश्मीर में। मतलब कि अंबेडकर जी के संविधान के खिलाफ। इस पे क्या स्टैंड है आपका? 2 चीजें जो निखिल जी आपने कहा, आपने कहा कि हाँ 1932 का उस समय उनको ऐसा लगा होगा, बाद में चाहिए। तो ये तो जो है 1952 की चिट्ठी है जिसका अभी शहजाद जी जिक्र कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने एडवीना को चिट्ठी लिख के जश्न मनाया था बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के हारने का। और ये जिसका अभी जिक्र कर रहे हैं ये भी 2012 की है, जो स्कूली किताबों में पढ़ाया जा रहा था कि पंडित नेहरू जो है वो चाबुक मार मार के जो है वो संविधान लिखवा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि चाबुक मार के उनसे कह रहे हैं जल्दी काम करो, जल्दी काम करो। तो और उसके बाद कांग्रेस के, आज तक भी कांग्रेस के नेशनल हेराल्ड अखबार जो है उसमें इस बात के लेख छपे हैं बाकायदा, जिसमें कहा गया है कि संविधान बनाने में मुख्य भूमिका जो है पंडित नेहरू की थी।
अंबेडकर की नहीं, ये हाल फिलहाल में जो है 2 साल पहले बाकायदा कांग्रेस के अखबार में छपा है। सैम पित्रोदा ने भी कहा। सैम पित्रोदा और सुदीन कुलकर्णी का मिला जुला एक जो है वो है, जिसमें ये कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है बनाने का अधिकार, बनाने का जो श्रेय है वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को नहीं, नेहरू जी इसके सबसे बड़े संविधान बनाने वाले होते। तो ये तो आज की चीजें है ना, ये पुरानी चीजें नहीं है। विजय कौशिक, कुछ कहना चाहेंगे आप इन सारे फैक्ट्स पे? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ना खाता ना दही, मोदी जी और अमित शाह जी जो कहें वही है सही। आने वाले समय में हमें ये भी सुनने को मिल सकता है कि अम्बेडकर जी की हत्या हुई थी और वो हत्या कांग्रेस ने कराई थी। तो मोदी राज में उनका राजनीतिक करियर की हत्या, आप मेरे से ठीक कह रहे हैं, आने वाले समय में नहीं, आज भी इस पर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि अंबेडकर जी की राजनीतिक हत्या कांग्रेस ने की थी। ये मेरे पास सविता जो उनकी पत्नी है, मेरे पास उनकी चिट्ठी है और वो चिट्ठी में लिखती हैं जो वो कि उसके बाद जिस तरह से कांग्रेस ने हरवाया, जिस तरह से पंडित नेहरू ने हरवाया, उसके बाद जो है उनकी तबीयत जो है लगातार खराब रहने लगी। ये चिट्ठी है, ये देखिए, इस चिट्ठी का हिस्सा है मेरे पास। ये उनकी पत्नी जो है चिट्ठी लिखती है और कहती है कि उनके लिए तो जो डेमोक्रेसी में, संसद में रहना उनके लिए जो है वो एक्टिव रहने का जरिया था, लेकिन तो राजनीतिक हत्या तो उनकी करी गई है नेहरू जी के द्वारा। अब इसमें आप और दूसरी बात, आप अपनी बात पूरी कीजिए, लेकिन दूसरी बात आपने कहा खाता ना भाई, जो हमने तो बाबा साहब, हमने तो मोदी जी और अमित शाह की बात ही नहीं करी, हम तो सीधा कोट कर रहे हैं जो आपकी सरकारों में हुआ, हम उसको कोट कर रहे हैं, हम किसी और को कोट नहीं कर रहे। बोलिए अब आप। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, फैक्ट्स पे बात कीजिए। ये तो कहने के लिए कि खाता ना भाई, ये तो ठीक है, वो सब छोड़ दीजिए। मैं ये कह रहा हूं फैक्ट्स पे बात कीजिए ना। नेहरू जी की चिट्ठियां हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की चिट्ठियां, उन पे बात कीजिए ना आप। कल को ऐसी स्टोरी भी सामने आ सकती है कि उनको धीमा जहर दिया गया था। नहीं, तो आप क्या कहना चाहते हो? चिट्ठियां झूठी हैं, ये चिट्ठियां झूठी हैं, आप ये कहना चाह रहे हो? अब मेरी बात सुन लीजिए। देखिए, मेन मुद्दा ये है कि अमित शाह जी ने देश के करोड़ों लोगों से ये कहा है कि क्या अंबेडकर क्या चर्चा करते हो अम्बेडकर की। सही मायने में तो अर्थ यही है कि इतना नाम अगर भगवान का लिया होता तो अब तक स्वर्ग मिल गया होता। तो यानी कि भाजपा इस देश के संविधान से और इस देश से अंबेडकर के नाम को मिटाना चाहती है। अब हर जगह केवल भगवान का ही नाम होगा, अंबेडकर रूपी कोई भी देशभक्त का नाम अब इस देश के संविधान में क्या, देश के संसद में क्या, कहीं भी नहीं बोला जाएगा। भाजपा ये स्पष्ट कह रही है, पहली बात। दूसरी बात, भाजपा अब क्यों बचाव कर रही है, क्यों ये दिखाना चाह रही है कि वो अंबेडकर की सबसे बड़ी भक्त है? क्योंकि भाजपा को ये लगने लगा है कि एक वर्ग विशेष भीमराव अंबेडकर जी को अपना भगवान मानता है और उनकी इस बात से उन लोगों में बड़ी भारी नाराजगी है और ये इसको वोट बैंक के चश्मे से देखते हुए ये मान रहे हैं कहीं इसका फायदा कांग्रेस को ना मिल जाए। अरे भैया, कांग्रेस फायदे नुकसान की लड़ाई नहीं लड़ती, कांग्रेस इस देश के स्वाभिमान की लड़ाई लड़ती है। सर, मेरे सवाल का जवाब भी नहीं आया, सुनिए ना। अरे विजय कौशिक जी, मेरे सवाल का जवाब अब भी नहीं आया। मैं कहता हूं और मैं सब सुनिए ना, मैं किसी इन पत्रों की बात मैं किसी पत्र की बात नहीं, मैं सुनिए ना, मैं कह रहा हूं, मैं फिर आपसे कह रहा हूं, मेरे पास जो तमाम दस्तावेज हैं वो ये कहते हैं कि 2012 में कांग्रेस जो है, यूपीए सरकार जो है, वो नेहरू जी को पूरा, और आज भी 2012 नहीं, ये कहना चाहिए अभी 2 साल पहले तक, संविधान बनाने का श्रेय जो है कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस का जो अखबार है वो देता था। किसको देता था श्रेय? वो संविधान बनाने का श्रेय जो है वो पंडित नेहरू को देता है। और आप दिखाते हैं कि पंडित नेहरू के तो एक तरह से जैसे उनके इशारों पर, उनके कदमों पर, उनके चाबुक पर काम कर रहे थे। तो ये सब चीजें तो सच है ना, इन सब चीजों से कैसे हो आप फिर आप कैसे दावा करोगे? लेकिन शहजाद, ये जो लड़ाई चल रही है विरासत की, मैं फिर कह रहा हूं, ये देखिए, इतिहास में बड़ी सारी चीजें होती है, हर आदमी अपने अपने हिसाब से चीजें सेलेक्ट कर लेता है। कुछ चीजें उन्होंने सेलेक्ट करने की, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो है संघ को लेकर क्या कहा, तो कुछ चीजें आपने सेलेक्ट कर ली कि नेहरू जी ने अंबेडकर जी को, ये सब चीजें जो है, ये सब चीजें आज इसका क्या औचित्य है? देखिए, 2 बातें हैं विजय जी, 2 बातों का मैं जवाब दे दूं। अडानी का मुद्दा छुपाने के लिए विजय जी, दोनों बातों का जवाब दे देता हूं। अडानी को प्रोटेक्ट करने के लिए है। आप एक काम कीजिए विजय जी, अब मुझे लगता है एक एक करके बात रखेंगे। मैंने आपकी बात विजय जी, हो गया आप, अब वो ठीक है, मैं तो कह रहा हूं कोई अडानी को के नाम से डर जाता है, कोई जॉर्ज सोरोस के नाम से डर जाता है।
मैं कोई जाति पूछने पर डर जाता है। मैं बस अपनी बात रख लूं कि अडानी पर मुझे छोड़िए, आप समाजवादी पार्टी को कन्विंस कीजिए ना। आपके प्रदर्शन में टी शर्ट पहन के आए, मास्क, टी शर्ट, टोपी, पता नहीं बैग सब लेकर आए। समाजवादी पार्टी ने तो आपको ठेंगा दिखा दिया वहां पर। टीएमसी ने बोला कि ये मुद्दा ही नहीं है। तो क्या ये अडानी के पेरोल पे है? एक मिनट रुकिए, विजय जी, विजय रुकिए, आवाज नीचे, आवाज नीचे कर, आवाज बंद कर दीजिए, ऐसे नहीं, प्लीज प्लीज। विजय जी, मैंने आपकी सारी बात सुनी। जब वो बोले उन्होंने मैं इंटरवेंशन करूंगा तो आप जरूर बोलिएगा, लेकिन अभी उनका सुन लीजिए जवाब, फिर आप बोलिए। पहली बात। दूसरी बात, आप तो कन्विंस है ना कि अडानी करप्ट है, तो अडानी के प्रोजेक्ट तेलंगाना में कैंसिल कीजिए, अडानी के प्रोजेक्ट झारखंड में कैंसिल कीजिए, अडानी के दिए गए जो प्रोजेक्ट राजस्थान और छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार में दिए गए थे, बोलो कि वो गलत दिए थे और उस पर स्टैंड लीजिए। क्यों रोज रात में आके इस पर टाइम वेस्ट करते हैं? अब आते आज के मुद्दे पर। मैं पूछना चाहता हूँ सिर्फ इतना, अमित शाह जी की स्पीच थी 5,500 सेकेंड, 92 मिनट्स। 92 मिनट 5,500 सेकंड में 12 सेकंड का ये ऑफेंस लेना है, ये उनको अगले दिन समझा। उस दिन पर राज्यसभा में बैठे हुए सारे महानुभाव कोई वॉकआउट नहीं किया। अरे इतना अगर उन्होंने उत्तेजना फैलाने वाला बयान दिया अंबेडकर जी के बारे में, और पूरा बयान क्या है? पूरा बयान है कि अंबेडकर 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 करते हैं, इतनी बार भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग प्राप्त होता। मैं तो खुश हूं, 100 बार लीजिए अंबेडकर जी का नाम, पर आपका चरित्र नहीं बदलेगा। अब बताइए कि क्लिप कटवा बनने की आदत कुछ सोशल मीडिया पे लोगों की हो तो समझ में आता है, पार्टी पूरी क्लिप कटवा बन जाए। और आखिरी बात में सिर्फ इतना पूछना तो चलिए हम बोलेंगे कि अंबेडकर जी ने, नेहरू जी ने ये किया, नेहरू जी ने वो किया। मैं अंबेडकर जी के 2 कोट पढ़ के सुनाता हूं और विजय जी इस पर सहमत है या नहीं बताइए। एक तो उन्होंने कम्युनिस्ट पे बोला है, कम्युनिस्ट मेरे लिए इम्प्लेकेबल एनिमी है, क्योंकि कम्युनिस्ट सब चीज को भस्म कर देते हैं और वो भारत के संविधान के खिलाफ है, अंबेडकर जी। दूसरा, इस्लाम कैन नेवर अलाउ ट्रू मुस्लिम टू अडॉप्ट इंडिया एज हिज मदरलैंड एंड रिगार्ड हिंदू एज हिज कितन के, मतलब कि इस्लाम एक क्लोज कंपार्टमेंट है, उसमें और किसी के लिए जगह नहीं। ये अंबेडकर जी के कहे हुए शब्द है। दोनों पर सहमत है ना? विरासत आपकी है ना अंबेडकर जी की? बताइए। और अगर है तो कम्युनिस्ट के साथ क्यों है? बोलिए। जवाब दे दूं? हाँ बिल्कुल दीजिए। देखिए, बड़ी सीधी सी बात है कि ये अपने तरीके से हर चीज को सिलेक्ट करके और एक साजिशन, एक नैरेटिव जो क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। वो अंबेडकर जी को कोट कर रहे हैं यार, कांग्रेस वो अंबेडकर जी को कोट कर रहे हैं ना। इनके भाजपा के मुताबिक अंबेडकर जी के विचारों की हत्या करने वाली और उनके जीवन की हत्या करने वाली और तमाम तरह से एक आपराधिक पार्टी है जिसने अंबेडकर जी के खिलाफ काम किया। ये भाजपा जीवन की हत्या की क्या बोले जा रहे हैं भाई साहब? एक मिनट रुकिए, सुनिए विजय कौशिक सुनिए, एक मिनट विजय कौशिक सुनिए, मेरी बात सुनिए विजय कौशिक, एक मिनट सुनिए। देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, अभी निखिल ने भी बोला, उन्होंने कुछ चीजें कोट की, शहजाद ने भी। आप सिर्फ भाषणबाजी कर रहे हैं। अपना जो आप कह रहे हैं उसके समर्थन में कोई तो एक मिनट सुनिए ना आप, नहीं मेरी बात सुनिए ना, सुनिए। भाषण मैं भी दे सकता हूं, आप भी दे सकते हैं, भाषण सब दे सकते हैं, सब बड़े सिद्धांत हैं, लेकिन कुछ अपने जो आप बात कह रहे हैं उसके पक्ष में कोई फैक्ट्स तो रखेंगे। ये थोड़ी है कि आप आएंगे और भाषण देके निबंध लिख के चले जाएंगे। कोई एक फैक्ट बताइए ना जो आप कह रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, जो जिन चीजों को कोट, एक मिनट रुकिए, जिन चीजों को कोट किया गया वो आपके सामने है, आप उसको झुटला नहीं सकते। अगर आप उसको काउंटर करना चाहते हैं तो कुछ दूसरा, आप कुछ फैक्ट्स के साथ बात करिए ना, तब मुझे लगेगा कि वो डिबेट हो रही है। पहला और आखिरी फैक्ट ये है कि अगर उन्हें कांग्रेस से परेशानी थी, फिर आप भाषण पर वो कांग्रेस सरकार में शामिल ही ना होते। अरे स्टीव, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पहली बार। ओके चलिए, पहले तो एक सेकंड, वो सरकार उनकी नहीं थी, वो एक मिली जुली इंटरिम सरकार थी। ओके मैं जरा अशोक यादव, ओके विजय जी, हो गया विजय जी, अब आवाज बंद। मैं अशोक यादव जी के पास, अशोक यादव जी हो गया क्योंकि हो गया आपके थोड़ा फैक्ट्स पे बात करेंगे तो मुझे लगता है ज्यादा अच्छा रहेगा। मुझे लगता है अशोक यादव जी, मैं निखिल आऊंगा आपके पास। अशोक यादव जी, क्योंकि अभी तो आपकी ओर से भी लगातार यही स्टैंड लिया जा रहा है ना कि भाई बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया जा रहा है, और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, आपकी पार्टी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की हितैषी है, बहुत बड़ी, मानते हैं ना आप? बिल्कुल, इसमें कहीं कोई दोहरा नहीं। ओके, तो मुझे ये बताइए, आप बिल्कुल हितैषी हैं, आप लोग भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के, तो मुझे ये बताइए कि अंबेडकर जी की पत्नी का नाम क्या था? अशोक जी,
मुझे लगता है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी एक रूप अरे सर सुनिए ना, अरे सर सुनिए, मैं एक छोटा सा फैक्ट रखना चाहता हूँ। मुझे मालूम है, सुनिए मैं आपको, अगर सुनिए, मैं कोई क्विज टेस्ट नहीं सुनिए, मैं कोई क्विज नहीं, मैं सवाल, मेरा कोई क्विज पूछने का इरादा नहीं है। आप जानते होंगे उनकी पत्नी का नाम, फिर मैं अगला फैक्ट रखूँ ना, फिर आपसे सवाल पूछ रहा हूं मैं, बताइए। देखिए अशोक जी, मैं आपकी इस ट्रैप में नहीं फंसने वाला। अरे सर ट्रैप क्या ये, अरे अच्छा चलिए, आपको ठीक है, आप ट्रैप में मत फंसिए। अच्छा ट्रैप में मत फंसिए, आप मत फंसिए ट्रैप में, आप मत फंसिए ट्रैप में। वैसे मैं बता देता हूं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की पत्नी का नाम क्या था, और मैं किस कंटेक्स्ट में बता रहा हूं ये भी सुन लीजिए। मैं हवा में नहीं बता रहा, मैं किसी कंटेक्स्ट में ये नाम ले रहा हूं, रमाबाई अंबेडकर, ठीक है ना, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की पत्नी का नाम। मैं जानता हूं आप जो है विद्वान आदमी, आपको नाम पता होगा, लेकिन आपको लग रहा था मैं ट्रैप में, मैं किसी ट्रैप में नहीं फंसा रहा। लेकिन मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, उत्तर प्रदेश में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की पत्नी के नाम एक जिला था, क्या नाम था उसका? रमाबाई नगर। किसने रमाबाई नगर को बदल दिया, कानपुर देहात किया? अगर आपको अंबेडकर जी से इतना आप उनके भक्त हैं, तो उनकी पत्नी के नाम पर जो जगह का नाम था उसको किसने बदला 2012 में, बताइए मुझे। दर्शकों बड़ा साफ बताइए, किसी ट्रैप में नहीं, सीधा सवाल पूछ रहा हूं। देखिए अशोक जी सुन लीजिए, देखिए आज के डेट में अगर अमित शाह जी अंबेडकर, अरे अशोक जी मैं सवाल पूछता हूं, अशोक जी एक मिनट रुकिए। अरे यादव जी सुनिए, अशोक यादव जी, मैं आप लोगों से सवाल पूछ रहा हूं सीधा सा, और आप जो है आपकी हर बात अमित शाह और बीजेपी, आप उनको बोलिए ना जितना बोले, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए, उसके बाद फिर 1 मिनट तक आप बीजेपी को गाली दीजिए, अमित शाह जी के लिए जो कहना कहिए, लेकिन 1 मिनट में मेरे सवाल का जवाब दीजिए। 2012 में क्योंकि आपके पास, मैं फिर बोल देता हूं, 2012 में अंबेडकर जी की पत्नी के नाम उत्तर प्रदेश में जिस जिले का नाम था रमाबाई नगर, उसको कानपुर देहात क्यों किया गया, और किसने किया? अखिलेश यादव जी ने, मुलायम सिंह यादव जी ने, किसने किया? किसका आइडिया था ये कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की पत्नी का नाम जो है हटा दिया जाए? किसका आइडिया था? अशोक जी देखिए, जनता ने जब वोट दिया था तो भारतीय जनता पार्टी को पीएम की कुर्सी दिया था, फिर वही बात, लेकिन वो, अरे मेरा सवाल, मैं पीएम की कुर्सी पे बात, मैं मोदी जी पे बात नहीं कर रहा हूं। अरे छोड़िए, आप सुनिए, आप सुनिए, आपका पीडीए का आप सुनिए, नहीं हो गया। अब आपका पीडीए का इतिहास मैं खोल देता हूं ना, सुनिए, मैं आपका पीडीए का इतिहास खोल देता हूं। 2012 में सिर्फ रमाबाई नाम का नाम नहीं बदला गया था, ये जो आज आप संबल कर रहे हैं ना, संबल, देश जानता है संबल का नाम क्या था? संबल का नाम भीमनगर था। मायावती जी ने संबल का नाम भीमनगर रखा था, लेकिन भीम से आप लोगों को चिढ़ है, आप लोगों को रमाबाई से चिढ़ है, भीम को भीमनगर से आपने नाम बदल के संबल कर दिया। और सुनेंगे छत्रपति साहू जी महाराज, उसको क्या किया गया? गौरीगंज किया गया। तो आप लोग जो पीडीए के हितैषी बनते हैं, जो लोग पीडीए के हितैषी बनते हैं, उनको तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम पसंद नहीं, उनकी पत्नी का नाम पसंद नहीं, और आज आप छाती पीट रहे हैं कि आप पीडीए के हितैषी है। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, शर्म आनी चाहिए। मुझे बताइए क्यों बदला? नहीं क्यों बदला नाम? आप होते कौन है? 1 मिनट, आपको रमाबाई, आपको अंबेडकर जी की पत्नी से और आपको भीम के नाम से इतना एतराज क्यों है? इतना एतराज क्यों आपको? मुस्लिम तुष्टीकरण, बस हो गया। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद आ रहा हूं, बस ओके, हो गया। आवाज बंद कर दीजिए। देखिए मैं फिर कह रहा हूं, आप मोदी जी को आप कोसिए भाई, मैं कह रहा हूं, आप मुझसे कहिए कि मुझे 1 मिनट मोदी जी को कोसने का चाहिए, बिल्कुल दूंगा मैं, बिल्कुल एक शब्द नहीं बोलूंगा मैं 1 मिनट तक। आप मोदी जी को कोसिए, अमित शाह जी को कोसिए, बीजेपी को कोसिए, शहजाद जी को कोसिए, 1 मिनट आपको पक्का दूंगा, लेकिन कम से कम मेरे सवाल का तो जवाब दे दीजिए। मैं फिर से पूछ रहा हूं, रमाबाई नगर का नाम समाजवादी पार्टी ने, जो भीमराव अंबेडकर जी की पत्नी के नाम पर जगह था, उसका नाम क्यों बदला? आपको इतनी चिड़ है उनसे, रमाबाई अंबेडकर से? आपको अंबेडकर जी से इतनी चिड़ थी कि आपने भीमनगर का नाम बदल दिया, भीमनगर का नाम बदल के संबल कर दिया, सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए। तो वो जो भीमराव अंबेडकर जी ने लिखा ना कि नेहरू जी की नीतियों को लेकर कि वो मुस्लिम परस्त थे, आप लोग भी वही कर रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, मेरे सवाल का जवाब देकर आपको 1 मिनट दूंगा, लेकिन मेरे सवाल का जवाब तो आए। छोटे से ब्रेक के बाद आ रहा हूं। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। वाह, जब पशु आहार लेते हो 150 बचा ही लेते हो ना। कोई कमाल नहीं करते हो, उसकी बयात को खतरे में डालते हो, यही करते हो।
तभी कहते हैं दिल से खिला। सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वनरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। दो टूक आप देख रहे हैं और दो टूक में हम आज चर्चा कर रहे हैं विरासत पर सियासत। जिस तरह से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विरासत को लेकर सियासत हो रही है, और ये नई नहीं है सियासत। अगर आपको लगता है ये नया नहीं है, ये देश में आज़ादी के बाद से लगातार इस बात के आरोप लगते रहे, कांग्रेस की सरकारों पर आरोप लगते रहे कि कांग्रेस के लिए सिर्फ एक परिवार मैटर करता है, गांधी नेहरू परिवार। गांधी नेहरू परिवार के अलावा उनके लिए कोई मैटर नहीं करता, चाहे वो भीमराव अंबेडकर हो, चाहे वो वीर सावरकर हो, चाहे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो, चाहे वो सरदार पटेल हो, चाहे वो जो है महर्षि टंडन हो, राजऋषि टंडन हो, कोई मैटर नहीं करता। और मैं फिर कह रहा हूं, ये बात मैं किसी हवा में नहीं कह रहा, मैं भाषण के आधार पे नहीं कह रहा। मैंने आपको यूपीए की आपको आरटीआई बताई। नेहरू गांधी परिवार के नाम पर इस देश में 600 योजनाएं हैं, 600 योजनाएं। 28 स्पोर्ट्स टूर्नामेंट नेहरू गांधी परिवार के नाम पर होते हैं। 19 स्टेडियम देश के नेहरू गांधी परिवार के नाम पर हैं। 5 एयरपोर्ट नेहरू गांधी परिवार के नाम पर हैं। 98 शैक्षणिक संस्थान नेहरू गांधी परिवार के नाम पर हैं। 51 अवार्ड नेहरू गांधी परिवार के नाम पर हैं। 15 फेलोशिप नेहरू गांधी परिवार के नाम है। 39 हॉस्पिटल और मेडिकल इंस्टीट्यूट नेहरू गांधी परिवार के नाम है। 15 सेंचुरी पार्क जो है वो नेहरू गांधी परिवार के नाम है। लेकिन अगर पूछ लीजिए अंबेडकर जी के नाम पर आपने क्या बनाया, अगर पूछ लीजिए सरदार पटेल के नाम पर आपने क्या बनाया, तब आपको पता चलेगा। मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने एक योजना भेजी थी केंद्र की यूपीए सरकार की को कि 28 करोड़ रुपए जो हैं उससे इनकी प्रतिमा बनाई जाएगी सरदार पटेल की। लेकिन क्या हुआ, यूपीए सरकार ने कहा 5 करोड़ रुपए हम देंगे, लेकिन 5 करोड़ रुपए भी नहीं दिया। राजेंद्र प्रसाद जी के साथ क्या हुआ, भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी, उनका देहांत हुआ, उनकी मृत्यु हुई पटना में, और पंडित नेहरू उनको श्रद्धांजलि देने पहुंचे नहीं पटना, वो चले गए कहीं और इतना ही नहीं किया, उन्होंने अपने जो उस वक्त उपराष्ट्रपति थे राधाकृष्णन जी को कहा कि आपको कोई जरूरत नहीं है वहां जाने की, उनके अंतिम संस्कार में जाने की। तब राधाकृष्णन जी ने कहा कि वो जिस सम्मान के हकदार हैं वो उनको मिलना चाहिए, इसलिए मैं जाऊंगा। और वो पंडित नेहरू के मना करने के बावजूद, आप एक भारत के पहले राष्ट्रपति को, स्वतंत्रता सेनानी को, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अध्यक्ष थे, उनको आप मरने के बाद, उनकी मृत्यु के बाद उनको श्रद्धांजलि नहीं दे सकते? इतनी क्या आपको चिढ़ है कि लोगों से? क्या गांधी और नेहरू परिवार इस देश में राज करता रहा? ठीक है, करो ना, अगर जनता आपको राज देती है तो आप करो, लेकिन आप किस तरह, कब तक जो इस तरह से गांधी नेहरू करते रहेंगे? इस देश में दूसरे भी स्वतंत्रता सेनानी हैं जिन्होंने सर्वस्व अपना न्योछावर कर दिया, उनकी कोई बात नहीं। निखिल जैन बोलिए। शहजाद आ रहा हूं निखिल जैन के जवाब के बाद। निखिल जैन बोलिए। नेहरू गांधी परिवार इस देश को 3 प्रधानमंत्री दे चुका है, जिन्होंने मिलकर, उनका शासन 34, 35, 40 साल है, तो जाहिर सी बात है सबसे ज्यादा चीजें उनके नाम पर होंगी। 600 योजनाएं। दूसरी बात, अब मैं बहुत थोड़ा सा टाइम है, अगर आप बीच में इंटरजेक्ट करेंगे मैं नहीं बोल पाऊंगा। अंबेडकर जी की हम बात हो रही थी, आपने कहा था कि तथ्यों के साथ बातें रखें, तो मैं तथ्यों के साथ रखना चाहता हूं। अंबेडकर जी की राइटिंग्स एंड स्पीचेस वॉल्यूम 10, द कांग्रेस हैज रेंडर्ड ग्रेट सर्विस टू द कंट्री इन द फाइट अगेंस्ट ब्रिटिश इंपीरियलिज्म, इट हैज बीन द व्हीकल थ्रू व्हिच मासेस हैव फाउंड अ वे। कांग्रेस ने अंग्रेजों से लड़ाई के लिए बहुत योगदान दिया और गरीबों को, आम नागरिक को आवाज दी। नेहरू जी के लिए उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा की डिबेट्स में कहा नवंबर 1948 में, पंडित नेहरू's leadership is an assurance for democracy in this country, his belief in liberty and fraternity aligns with the values enshrined in our constitution। पंडित जी की लीडरशिप लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छी है, उनकी भाईचारे की और लिबर्टी की वैल्यूज एकदम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जैसी हैं। नेहरू's commitment to secularism and modernism is guiding light for the country's progress। ये है कलेक्टेड वर्क्स ऑफ B.R. अम्बेडकर वॉल्यूम 14 में से। बिल्कुल सही। नेहरू जी गाइडिंग लाइट की तरह है। तो बात यह है कि नेहरू जी ने भी कोई ना कोई स्टेटमेंट दी होंगी अम्बेडकर जी के खिलाफ। अम्बेडकर जी ने भी नेहरू जी, पढ़िए ना वो स्टेटमेंट पढ़िए। मैं क्या, आपने बड़ा अच्छा पढ़ा, और मैं अब आपने बहुत अच्छा पढ़ा, जो आपने पढ़ा बिल्कुल सही पढ़ा, मैं उसको चैलेंज नहीं कर रहा। लेकिन आप सोचिए भीमराव अंबेडकर जी का दिल कितना बड़ा था।
वो नेहरू जी की खुलकर प्रशंसा करते थे। लेकिन नेहरू जी क्या करते थे, उनके हारने पर एडवीना के साथ जश्न मनाते थे चिट्ठी लिखकर कि देखो हमने जो है अंबेडकर जी का जो कर दिया काम, चिट्ठी लिख करके बेचते थे। तो अंबेडकर जी के मन में तो थी श्रद्धा, वो तो सबका सम्मान करते थे, लेकिन अंबेडकर जी को सम्मान के बदले क्या मिला, सवाल तो आज ये है शहजाद पूनावाला। पहले कानून मंत्री थे वो देश के। अरे उन्होंने कानून मंत्रालय नहीं मांगा था उनको, सुनिए अब आप सुनिए, उन्होंने कानून मंत्रालय नहीं मांगा था। उन्होंने कहा मेरी प्रतिभा का सम्मान नहीं हो रहा नेहरू मंत्रिमंडल में। उन्होंने कहा कि नेहरू जी ने मुझे वादा किया था कि जब भी मंत्रिमंडल का एक्सपेंशन होगा उनको महत्वपूर्ण मंत्रालय दिए जाएंगे, लेकिन वो देखते रह गए। कई बार एक्सपेंशन हुए, एक बार भी उनको जो है उनका एक्सपेंशन में बाबा साहब, अब ये आप पढ़कर आइए उसके बाद बात रिस्पॉन्ड कीजिए। पॉजिटिव स्टेटमेंट बता सकते अरे आप छोड़िए, मैं तो आपको स्टेटमेंट बता रहा हूं। निखिल जी आपकी अगर इजाजत हो, निखिल जी आपकी अगर इजाजत हो, आपने तो एक चीज प्रूव कर दी कि अंबेडकर जी इतने उदार विशाल हृदय के व्यक्ति थे, परंतु नेहरू जी किस प्रकार से उनकी पीठ पीछे बातें करते थे। दूसरी बात, मैं 2 सवाल पूछना चाहता हूँ और यादव जी से पूछना चाहता हूँ। यादव जी, कन्नौज में मेडिकल कॉलेज था, 2012-17 में बाबा साहेब आम्बेडकर जी के नाम पर रखे हुए मेडिकल कॉलेज का नाम बदला किसने, और अब उसको फिर से नाम बाबा साहब आम्बेडकर जी के नाम पर दिया किसने। और दूसरी बात, आपके बड़े नेता है मियां आजम खान, वो कहते हैं कि उंगली दिखाने वाली आम्बेडकर जी की मूर्ति ये बताती है कि ये जमीन भी मेरी है और आगे वाला प्लॉट भी मेरा है। ये आम्बेडकर जी के सम्मान में कहे गए शब्द है आजम खान। 2012 के चुनाव में मुझे लगता है ये आजम खान के उनका बाइट है पूरा सोशल मीडिया। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा यादव जी कि मियां आजम खान पे क्या कार्रवाई की, या ये बयान ठीक है अम्बेडकर जी पर? बोलिए अशोक जी। देखिए, शाहजाद भाई ने 2 सवाल पूछा और मैं भी निवेदन के साथ 2 सवाल पूछ देता हूं, फिर वो जवाब दे दे, मैं भी जवाब पहले आप इसका जवाब दीजिए, फिर इंस्टॉलमेंट में सवाल पूछिए। नहीं, सवाल पहले सुन लीजिए। पहला सवाल है कि माननीय योगी जी ने पिछड़े दलितों का आरक्षण 69,000 शिक्षक भर्ती में क्यों लूटा, पहला सवाल। दूसरा सवाल यह है कि अपने सरकार में, पूरी सरकारी मशीनरी में पिछड़े दलितों का रिप्रेजेंटेशन इतना कम क्यों। 2 सवाल का जवाब। अब मैं जवाब दे दूं, अब मैं जवाब दे दूं। आप कह रहे आरक्षण छीना या उनका हिस्सा छीना, देश के प्रधानमंत्री ओबीसी समाज से सबसे बड़े पद पर बैठा है बीजेपी ने। आप बताइए कि मेरे सवालों का जवाब। नहीं, आपने गलत जवाब दिया ना। हाँ, मैं पूछ रहा हूँ 69,000 शिक्षक। चलो एक काम करते हैं, एक मिनट, ओके, सुनिए, एक मिनट, अरे सुनिए ना, एक मिनट। इन्होंने गलत जवाब दिया, इनको 0 नंबर। अब आप इनके सवाल का जवाब दीजिए। आपको 10 में से 10 नंबर ले लीजिए। आजम खान जी पर क्या कार्रवाई, जब उन्होंने अंबेडकर जी के लिए कहा कि एक मूर्ति लगी रहती है ऐसे उंगली करके कि ये सामने वाली जमीन में, एक हाथ नीचे रहता है कि ये जमीन मेरी है सामने, तो क्या मतलब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कोई जमीन पे कब्जा करने वाले आपके अतीक अहमद से आप तुलना कर रहे हो क्या उनकी? शर्मनाक नहीं है? इसका जवाब दे दीजिए। 10 में से कुछ नंबर आपको भी मिल जाएंगे, उनको तो 0 नंबर मिलेगा। मैं इसका जवाब दे रहा हूं शाहजाद भाई की तरह, मैं भागूंगा नहीं सवालों से। आप बोलिए, बताइए। हाँ, इसका देखिए, वो आजम खान जी का व्यक्तिगत बयान था, उसका समाजवादी पार्टी बयान से कोई मतलब नहीं। अच्छा, नेम मेडिकल कॉलेज का नाम बदलना, कार्रवाई क्या, कन्नौज के मेडिकल कॉलेज का नाम बदलना, वो अखिलेश जी का निजी फैसला था। वो अखिलेश जी का निजी फैसला था है, उससे समाजवादी पार्टी की सरकार का कुछ लेना देना नहीं था। रमाबाई अंबेडकर के नाम जो बदल दिया गया, उसका समाजवादी पार्टी की सरकार से कुछ लेना देना नहीं था। वो अखिलेश जी का एक निजी मत था। अरे शाहजाद भाई, कम से कम 69,000 वाले मामले बता दें, सही से जवाब दे दें। सर सुनिए, मेरी बात सुनिए। एक बात मैं आपसे, देखिए, मैं आज ये डिबेट जो कर रहा हूं, मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद दोबारा मैं ये क्यों कर रहा हूं, मैं फिर सिर्फ कह रहा हूं, मैं सिर्फ अंबेडकर की बात नहीं कर रहा, मैं फिर दोबारा कह रहा हूं, अगर इसको लेकर आपके पास कुछ जवाब है, तर्क है, तथ्य है तो रखिए ना। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में आजादी से पहले भी और आजादी के बाद भी, ये जो खड़गे जी बार बार कहते हैं ना, आजादी हमने दिलाई, इस देश में आजादी दिलाने वाले जो स्वतंत्रता सेनानी थे वो जिंदा रही नहीं, वो इस देश में नहीं है। लेकिन आप उनके नाम की मलाई कब तक खाते रहोगे भाई? आप कब तक जो है ये नेहरू गांधी परिवार के 3 प्रधानमंत्री है, बहुत अच्छी बात है, अगला भी हो, चौथा भी हो, 5वां भी देश चाहेगा तो होगा। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि सारे इस देश की, आप दिल्ली से उठते हो, आप दिल्ली में मेट्रो स्टेशन पे जाते हो तो क्या राजीव गांधी मेट्रो स्टेशन, कहां चढ़े? राजीव गांधी चौक से चढ़े, राजीव गांधी चौक से राजीव गांधी मेट्रो स्टेशन, उसके बाद इंदिरा गांधी हवाई अड्डे जाते हैं, और उसके बाद जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के हवाई अड्डे उतर जाते हैं। अरे कि देश में अजीब तमाशा है कि देश में कोई और है ही नहीं जैसे गांधी नेहरू परिवार के अलावा। कितना अपमान कब तक आप करते रहेंगे स्वतंत्रता सेनानियों का? आ रहा हूं इस छोटे से ब्रेक के बाद।
अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। अब लोन प्रोसेसिंग में इतनी देरी, ये सब ना तुमसे नहीं होगा। लो तुम ही कर लो। देखो तुम कुछ मत बोलो लेकिन। इधर आओ, क्या बात? फाइनेंशियल एसेट्स का प्रमाण देना है, इस वजह से लोन अटका है। देखो, अकाउंट एग्रीगेटर से जुड़ो। अकाउंट एग्रीगेटर बैंक इत्यादि के पास उपलब्ध आपकी वित्तीय जानकारी को आपकी स्पष्ट सहमति से ऋण देने वाली वित्तीय संस्थाओं से साझा करता है। पापा, इट वाज सो इजी। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट, ब्याज सिर्फ उतने ही दिन का भरिए जितने दिन पैसे इस्तेमाल कीजिए। आज ही कॉल कीजिए 1-800-313-1212। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। चलिए दो टूक आप देख रहे हैं विरासत पे सियासत, इसी पे चर्चा कर रहे हैं। और ब्रेक पे जाने से पहले मैंने जो कहा था, मैं फिर कह रहा हूं कि इस देश के जो विरासत थी, स्वतंत्रता सेनानी थे, उन सब के नाम जो है इतिहास में दफन करके सिर्फ गांधी नेहरू परिवार के नाम पर एक परिवार इस सरकारें चलती रही, जो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं जल्दी से पूछ रहा हूं, अगर किसी को मेरे सवाल का जवाब है तो मुझे बताइएगा। आप तो अशोक जी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, फतेहपुर में बावनी इमली का नाम सुना आपने? बावनी इमली फतेहपुर में, उत्तर प्रदेश में। सवाल पूछिए। बावनी इमली का नाम सुना आपने? नहीं, उसके आगे सवाल पूछिए। नहीं, सवाल में यही सवाल है, बावनी इमली का नाम किसकी? मैंने तो अभी पिछले हफ्ते बावनी इमली के बारे में जाना, मुझे भी नहीं पता था। आप जानते? नहीं जानते। निखिल जी आप जानते हैं बावनी इमली के बारे में? नहीं जानते। अब विजय कौशिक जी आप जानते हैं? नहीं जानते। अब सुनिएगा, ये जो खड़गे जी दिन रात जो छाती ठोकते हैं ना, आजादी हमने दिलवाई, बावनी इमली जो है इस देश में नहीं जानते लोग, क्योंकि बच्चों को पढ़ाया नहीं गया बावनी इमली क्या है। कांग्रेस का जब तक जिस सबकी आवाज बंद कर दीजिए, आवाज बंद कीजिए, मुझे अपनी बात कहने दीजिए। यही इस देश में हो रहा है। इस देश में जब किसी और स्वतंत्रता सेनानी की बात करो तो निखिल जैन जैसे लोग और कांग्रेस के जो लोग हैं वो इसी तरह से चिल्लाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि खानदान ने ही आजादी दिलवाई, एक खानदान ने, एक पार्टी ने दिलवाई। अब मैं आपको बताता हूं बावनी इमली क्या है। आपको मालूम है एक साथ 52 लोगों को 28 अप्रैल 1858, जिस वक्त कांग्रेस का जन्म भी नहीं हुआ था, अंग्रेजों ने एक साथ 52 लोगों को एक पेड़ पर लटकाकर मार दिया था। स्वतंत्रता सेनानी थे। पूरे स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में, कांग्रेस के पूरे स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में कांग्रेस के 52 लोग फांसी पे नहीं चढ़े, लेकिन एक दिन 52 लोग फांसी पे चढ़े थे। और इतिहास की किताबों में और इस देश को यह बताया भी नहीं जाता कि एक दिन अंग्रेजों ने 52 क्रांतिकारियों को फांसी के तख्ते पे झुला दिया था और 1 महीने तक उनके शव लटके रहे थे। उनके शव को किसी को हाथ लगाने की इजाजत नहीं थी। इस देश में बावनी इमली के बारे में आप नहीं जानते, लेकिन आप नेहरू जी के नाम पर, इंदिरा जी के नाम पर, राजीव के नाम पर, इन सब के दर्शन के नाम पर दुनिया भर की चीजें। मैं इसीलिए कह रहा हूं, ये जो भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के साथ ये जो घोर अपराध हुआ है, गांधी नेहरू परिवार ने जो अपराध किया है, उसके कारण आज वो दावा नहीं कर सकते कि हम अम्बेडकर के बड़े भक्त हैं। बोलिए 30 सेकंड निखिल जी। अंबेडकर जी के लिए नेहरू जी ने भी बहुत बारी उनकी प्रशंसा करी थी। अब समय नहीं है कि मैं पढ़ सकूं, मैं आप बोलेंगे ट्विटर पे डाल दूंगा। अंबेडकर जी की निंदा सावरकर जी करते रहे, उन्हें एंटी नेशनल बोला एक तरीके से 1956 में, उनकी बातों को वल्गर कहा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भी सबसे ज्यादा मुखरता से अंबेडकर जी का विरोध करा जब वो हिंदू रिफॉर्म बिल लाना चाहते थे। ठीक है, शहजाद रिस्पॉन्ड कीजिए। देखिए, नेहरू जी के लेटर से हमने बताया है कि किस प्रकार से वो अपमानित करते थे अंबेडकर जी को। अंबेडकर जी को फाइनल रेस्टिंग प्लेस दिल्ली में नहीं दी, भारत रत्न देने में 34 वर्ष विलंब किया। उसके बावजूद भी ये लोग कहते हैं अंबेडकर जी हमारे। तो मैं केवल एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, अगर अंबेडकर जी आपके हैं तो अंबेडकर जी की एक विचारधारा थी यूसीसी होना चाहिए। चलिए समाजवादी पार्टी यूसीसी पे मान जाओ, मानो यूसीसी पे। चलिए यूसीसी पे तो अभी बहस चलेगी, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, ये जो देश में इस वक्त चल रहा है, अगर आप वास्तव में देश में जो विरासत है, विरासत पर सियासत करेंगे, नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर आप सियासत करेंगे तो फिर गड़े मुर्दे उखाड़े जाएंगे। फिर तो मैं पूछूंगा बावनी इमली के बारे में देश को क्यों नहीं पढ़ाया गया। ये तो पूछूंगा कि बाकी आदिवासी क्रांतिकारियों के बारे में क्यों, ये तो पूछूंगा मैं कि क्यों भगत सिंह को टेररिस्ट कहा गया था। ये सब सवाल जो है वैलिड हो जाते हैं अगर आप विरासत पे सियासत करते हैं।
और मुझे लगता है इसमें कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, इसलिए कांग्रेस को जरा संभल कर बोलना चाहिए, वरना गड़े मुर्दे अगर उखड़ने शुरू होंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। आज के लिए इतना ही। सभी मेहमानों का शुक्रिया। नमस्कार।